तो मेरे साथ एक वादा करो कि 22 तारीख को पेशावर के जलसे में मुलाकात करोगे मुझसे। और अगर इस हुकूमत को आखिरी धक्का लगाने के लिए आपकी बहन और बेटी को इस्लामाबाद जाना पड़ा तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलोगे अपनी बहन के साथ? वादा? एक दफा फिर बताओ, वादा? हुकूमत खबरदार कर रही है कि जलसे ना किए जाएं, मगर ऑपोजिशन ना सिर्फ जलसे कर रही है बल्कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान भी कर रही है। आगे के जलसे करने के लिए भी डटी हुई है। आज भी मानसेरा में नून लीग का जलसा हुआ जिसमें मरियम नवाज ने खिताब किया और इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आया। दूसरी तरफ आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। कोरोना के खौफ की वजह से अराकीन जल्द ही इजलास से उठकर चले गए। इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ये कहकर चले गए कि मेरे 5 दोस्तों को इकट्ठे कोरोना हो गया है, आप लोग भी एहतियात करें। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा श्री रहमान साहिबा और हिना रब्बानी खर साहिबा भी जल्द ही इजलास से उठकर चली गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूर आलम खान साहब ने भी कमेटी रूम में ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर एतराज किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने इजलास जल्द खत्म करते हुए हिदायत की कि ऑडिट हुक्काम आइंदा सिर्फ 5 ऑडिट पेराज लेकर आएं, जब तक कोरोना है कम पेराज लेकर आएं। यानी एक तरफ कोरोना के खौफ की वजह से अहम मामलात पर हिदायत जारी की जा रही है, इजलास जल्द खत्म किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां जलसे हो रहे हैं वहां एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा, जबकि एनसीसी ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक 300 से ज्यादा किसी भी आउटडोर इज्तिमा पर पाबंदी होगी। शादी के लिए इंडोर तकरीबात पर 20 नवंबर से पाबंदी होगी, जबकि जिला इंतजामिया पर पुरहुजूम मकामात पर मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाएगी। दूसरी तरफ कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमती फैसलों से मुतालिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शादी हॉल्स वालों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इंडोर शादियों पर पाबंदियों से मुतालिक हुकूमती फैसले को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला जारी किया है। अदालती फैसले के मुताबिक इस पूरे मामले पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के एक मेंबर ने तहरीरी रिपोर्ट पेश की है और 16 नवंबर को होने वाले नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के इजलास के मिनट्स की एक कॉपी भी मुंसलिक की है, जिसमें फैसला किया गया था कि तमाम आउटडोर इज्तिमा में 300 से ज्यादा अफराद के मौजूद होने पर पाबंदी है। अदालती फैसले के मुताबिक 16 नवंबर के इजलास में किए गए फैसले माकूल मालूम होते हैं, लिहाजा इसकी पाबंदी की जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कमेटी के फैसले पर अमल होना चाहिए और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। हर किसी पर फर्ज है कि कमेटी के किए गए फैसलों पर अमल दरामद करें। किसी भी खिलाफ वर्जी के नतीजे में शहरी या अवामी नुमाइंदे को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जो सिविल के साथ साथ मुजरिमाना भी हो सकते हैं। अहम फैसला है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया। इससे पहले समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हुकूमत के फैसलों और अमल में तजाद है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों में तजाद है, कोरोना की ताज़ा लहर बहुत संजीदा है, सख्त एहतियात की ज़रूरत है। आप खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तो हमें खुद सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। कोरोना की वजह से पार्लियामेंटेरियंस भी इंतकाल कर गए हैं, पार्लियामेंट से बहुत तवक्कात हैं, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। कोई नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो भी बन सकता है, यानी अदालत। जहां हुकूमती इक़दामात पर अमल करने की तजवीज़ दे रही है, वहीं हुकूमती रवैये पर भी सवालात उठा रही है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले के पेश नज़र क्या अपोजिशन अपने जलसे मुलतवी कर देगी? इस हवाले से बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले राना साहब आपसे मैं बात कर लूँ, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया, इतना बड़ा क्राउड, उसमें एसओपीज़ की पासदारी नहीं, लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो ये अवाम के साथ ज्यादती नहीं है जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है? हुकूमत ने कह दिया है कि जी बड़ी गैदरिंग्स पर पाबंदी है, आप लोग अभी भी अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं, इस्लामाबाद में मार्च करने का इंदिया दे रही है। वो हुकूमत ने गलत फ़ैसला किया है और अब ये बात पूरी दुनिया में बिलअमूम और हमने बिलखसूस जो है ये तय कर ली है और हुकूमत इस बात के ऊपर कायम भी है कि निज़ाम ज़िंदगी को जो है वो अब कोरोना वबा की वजह से मुअत्तल नहीं किया जाएगा। और इस वक्त पूरा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से जो है वो चल रहा है। हाँ, इसमें एसओपीज़ के ऊपर अमल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमल होना चाहिए। हुकूमत को इसको जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमत क्यों नहीं मास्क जो है वो मुफ्त लोगों में तकसीम करती, सैनिटाइज़र जो है वो मुफ्त तकसीम करती? ये अरबों रुपए के जो इन्होंने बाहर से जो है वो फ़ंड्स लिए हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए इन्होंने अपोजिशन को तो उनके इस्तेमाल की जो कमेटी है उसमें बैठाना जो है वो मुनासिब नहीं समझा।
तो SOPs के ऊपर इंतज़ाम करने के लिए जब खुली फ़ज़ा में शादियाँ हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की इंडोर मीटिंग्स हो सकती हैं, बाकी सारे मामला हो सकते हैं। आज जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया वहाँ पे कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे और वहाँ पे कितने लोग जो है वो मौजूद थे और कितने फासले के ऊपर बैठे थे। अच्छा, खुली फिजा के लिए भी 300 की लिमिट है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जी 300 कहा था और 300 ही लोग मौजूद हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और आप हुकूमत पर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं? गुजरावाला से पहले आपने कहा था ना, हम SOPs की पासदारी कराएंगे, हम मास्क बांटेंगे, अभी भी आपकी तरफ से ये कहा जाता है। अब आप इतने बड़े बड़े जलसे करेंगे जबकि कोरोना फैल रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से आपके रहनुमा उठ के चले जाते हैं कि नहीं जी कोरोना फैल रहा है, उसमें शिरकत करते नहीं है, मगर जलसे बड़े बड़े करेंगे। देखिए, इसमें लोगों की आगाही और लोगों का उस बारे में एक उनका रिस्पॉन्स जो है उसका भी एक बड़ा अमल दखल है। लेकिन हमने जो है वो आज ही लाहौर के जलसे की मीटिंग की है और हमने 5 लाख मास्क जो है उसका इंतज़ाम जो है वो हमने अपने ख़र्चे में, फ़ंड्स में जो है वो डाला है। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम करती? गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पहले, गवर्नमेंट में का जो माफियाज़ हैं, जो इनकी ATMs, उन्होंने पहले थोड़े पैसे कमाए हैं। चीनी की डकैती में 400 अरब कमाया है, आटे की डकैती में लूट लिया है आवाम को। मगर साहब, अगर हुकूमत ने आपको रोका, जबरदस्ती रोका, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपको रोकती है तो फिर आपका क्या लाएअमल होगा? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो हॉल्स की तरफ से आज पटिशन थी कि इंडोर हॉल्स में शादी अलाउ की जाए हुकूमत के फैसले के खिलाफ, आज अदालत ने कहा कि हम हुकूमत के फैसले में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये मुनासिब फैसला है। इतना तेजी से कोरोना फैल रहा है, अगर हुकूमत ने आप पर पाबंदी लगाई, आप अदालत गए तो वहां से भी आपको रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। अब आप क्या करेंगे? शाहजेब, हम समझते हैं कि हुकूमत का ये इकदाम जो है ये बदनीति पे मबनी होगा। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये मंत्रा शुरू किया हुआ है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है वो PDM की तहरीक को जो है वो नुकसान पहुंचाना है और इसको जो है वो सबोताज करना है। हम उसको पूरी ताकत के साथ जो है वो रजिस्ट करेंगे। मगर आपको लगता है अवाम की तरफ से भी इस फैलते हुए कोरोना में वो रिस्पांस आपके लिए आएगा? जब हुकूमत कह रही है कि मुआशी नंबर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं, गंदुम आ रही है, चीनी दरामद कर ली है, इनकी जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर फैलते हुए कोरोना में और सर्दी में अवाम आपके लिए निकलेंगे अगर ये सब हो गया? ये जो सारा कुछ आपने कहा कि ये आ गई, वो आ गई, अगर ये आ जाए, वो आ जाए, तो फिर तो सारे मसले ना हल हो जाएं। मामला ये है कि जिस आदमी को 30 रुपए किलो आटा जो है ना वो 80 रुपए किलो मिल रहा है, जिस आदमी को चीनी जो है ना वो 53 रुपए किलो की जो है वो 115 रुपए में मिल रही है, जिस आदमी को जो है ना हर सब्ज़ी जो है वो 10 गुना कीमत में मिल रही है, जिस आदमी को अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई जो है ना वो 6 गुना कीमत में मिल रही है, वो मरने मारने को तैयार है। वो कोरोना से जो है ना उसे खौफ कम है, उसे इस भूख से खौफ जो है वो ज़्यादा है। जिसके बच्चों को जो है वो 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल है, जो अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं कर सकता, जो महीने का बिल अदा नहीं कर सकता। पिछले आप मुझे बताएं कि 1 साल से चीनी डकैती हो रही है, मेडिसिन डकैती हो रही है, आटा डकैती हो रही है, हर तरफ महंगाई है, पेट्रोल डकैती बीच में हुई है और लोगों की जेबों से सिर्फ बिजली और जो है ये गैस, आटा और चीनी उतनी ही मिकदार में लोगों ने खर्च किया है, लेकिन 2,500 अरब रुपया लोगों की जेबों से ज़्यादा जो है वो निकाला गया है। लोगों को गरीब किया गया है, लोगों को बदहाल किया गया है। तो इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं कि फिर लोग क्यों नहीं निकलेंगे और क्यों जो है वो PDM को इसके ऊपर जो है वो रजिस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नासर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब बहुत शुक्रिया। शिबली साहब, पाबंदी NCC NCOC की तरफ से लगा दी गई है, मगर ऑपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम रेजिस्ट करेंगे, अपने जो जलसे हैं उनका सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत कैसे इन्फोर्स करेगी? क्या दफ़ा 144 लगाएंगे, ज़बरदस्ती मेक श्योर करेंगे कि जलसे ना हो, क्या करेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा कि अभी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने सुनी, ये ज़हनी तौर पर माऊफ लोग हैं, ये वो बेरोज़गार लोग हैं जिनका के मकसद है सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाना। जिन बातों का जिक्र ये कर रहे हैं वो सारे उसकी वजह ये खुद है। अब अगर हुकूमत चाहती है कि अगर लोगों को उनके रोजगार को भी बचाया जाए और उनकी जान को भी बचाया जाए, जो स्ट्रेटजी हमने पहले की थी उसी पे हम अमल पैरा होंगे, जिसमें कि हर वो एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो अलाउड होगी और जो एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक
एक्टिविटी नहीं जनरेट करती उसमें पाबंदी होगी, क्योंकि देखें हमारे हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास एक मैंडेट होता है और उसका काम है कि वो अपने अवाम की जान माल की हिफाजत करे। तो साहब अब यकीनी कैसे बनाएंगे? अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर ये लोग नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो करेंगे। पहली बात तो ये कि हम इनको अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये कर नहीं सकते हैं कि आपको इज्तिमाई खुदकुशी किस लिए, कि सिर्फ इनकी जो चोरी है उसको बचाने के लिए ये सारा नाटक रचा रहे हैं। ये कोई तरीका है? ये तो सारी दुनिया में, कोई पाकिस्तान में थोड़ी हो रहा है। आपके स्टैटिस्टिक्स जो भी बता रहे हैं जिसमें कि आपको पता है कि हर घर में, हर रिश्तेदार का, हर एक घर में एक बंदे को कोरोना हुआ है, अगर ज्यादा को नहीं हुआ, मेरे अपने भाई को हुआ है। तो ऐसी उसमें तो एक बिल्कुल एक लोगों को इज्तिमाई खुदकुशी पे मजबूर करना है, जिसकी इजाजत जाहिर है कि हम हुकूमत नहीं देगी। मगर शमीम साहब एक मसला यह है कि जब शादी हॉल्स पिटीशन लेके गए तो वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया कि हुकूमत खुद जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है। पहले आप लोगों ने जब ये गुजरावाला में जलसा करे थे, आपने कहा कोरोना फैल रहा है, उसके बाद सवात में वजीर आजम ने जलसा किया, हाफिजाबाद में वजीर आजम ने जलसा किया, फिर आपकी काबीना ने फैसला किया कि अब हम नहीं करेंगे। मगर उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में आखिर तक आप लोगों ने कैंपेन की, जुल्फी बुखारी साहब, मुराद सईद साहब, गंडापुर साहब वहां पर मौजूद रहे, तो आप लोगों ने भी अपना पूरा किया है, उनको मना करते रहे मगर करते रहे, अदालत ने भी ऑब्जर्वेशन दिया। देखें शाहजेब, बात ये थी कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में अगर कह देते कि जी ये आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, तब भी हम मुरद इल्जाम ठहराए जाते कि जी हम अपनी शायद हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे इसलिए हम ये डिलेइंग टैक्सेस कर रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जी ये कोई सियासी बात है नहीं, ये एक फैक्चुअल बात है जिसमें कि हमने देखा है कि दुनिया के दीगर ममालिक में लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन हो गए हैं और बाज़ जगहों पे कर्फ्यू भी लग गया है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है। आप अस्पतालों का डेटा देखें, आप अगर आम ये सारे फैक्ट्स आप ठीक कह रहे हैं, ये सारा डेटा भी आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर गुजरावाला के जलसे में जब आप उनको ताना दे रहे थे, उसके बाद सवात और हाफिजाबाद में वजीर आजम ने किया, वो तो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा नहीं था, पर क्रेडिट ले रही थी तहरीक इंसाफ के अवाम ने, कॉन्फिडेंस दे के दिखा दिया कितना बड़ा जलसा था। आप तो बड़े जलसा क्लेम कर रहे थे उसके बाद। नहीं देखें, बात यह शाहजेब कि ये इस वक्त इस हफ्तों में क्या दिनों में सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी जो रिसेंट हुआ है 2-4 दिन से, एक हफ्ते से जो सिचुएशन बढ़ी है, तो उससे हमने अपना इजलास में ये तय कर लिया था पिछले कैबिनेट इजलास में कि हम अपना रशाकई का जलसा, जो कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब है वो तो कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए जलसा करना, हमने वो पोस्टपोन कर दिया। बावजूद हमारी जो लोकल लीडरशिप थी वो चाहते थे कि ये जलसा हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जलसा नहीं होगा, इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो देखिए वक्त के साथ साथ हमारी जो डिसीजन है उसमें चेंज आ रही है, इसलिए कि जो फैक्ट्स फिगर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हम हिकमत अमली अपनी तरतीब दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो हिकमत अमली हमने पहली लहर में अपनाई, सारी दुनिया ने उसकी पजीराई की, सारी दुनिया ने उसकी तारीफ की। तो शबीर साहब अब क्या होगा? दफा 144 लगाएंगे, लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इनके जलसे उनको किस तरह रोकेंगे, क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि हर वो कानूनी स्टेप हम इस्तेमाल करेंगे। हम इनके साथ क्या उधर पार्लियामेंट में भी कमेटी जो बनी हुई है जिसमें कि सीनियर लीडरशिप है हर पार्टी की, उसमें भी हम ये फैसला करेंगे कि जी देखें ये चीज सियासत अपनी जगह पर, उसके लिए एक टाइम होता है। ये एक ऐसी वबा है जो कि ये नहीं देखती है कि ये पीटीआई का है या ये पीएमएलएन का है या ये पीपल्स पार्टी का है। इसमें हमें एज अ कौम भी और आपने भी एज मीडिया ने भी ये तलकीन करनी है और ये कैंपेन चलाना है आपने भी, क्योंकि आपकी मदद के बगैर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मईशत क्या वाकई बेहतर हो रही है? आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आई है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत में मस्बत सरगर्मी का सिलसिला जारी है। आज स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट में रवां माली साल के लिए 1.5% से 2.5% तक तरक्की का टारगेट रखा गया है। हालांकि IMF ने पाकिस्तान की रवां साल तरक्की का टारगेट 2% से कम करके 1% कर दिया था। बैरूनी सरमायाकारी के नंबर्स में बेहतरी आई है, करंट अकाउंट काबू में है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2 साल तक मनफी रहने के बाद रवां साल 3 माह में मजबूत रुझान दिखाया है। सितंबर में 7.7% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की देखी गई। तरसीलात दर मुसलसल 5 माह तक $2 अरब से ज्यादा रही हैं। अहम बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक बिजनेस कॉन्फिडेंस में भी अगस्त में बेहतरी आई है। फरवरी, अप्रैल और जून के सर्वे में बिजनेस कॉन्फिडेंस में मुसलसल कमी आई, मगर अगस्त के महीने में बिजनेस कॉन्फिडेंस में नुमाया बेहतरी आई है। क्या मईशत वाकई तरक्की की राह पर गामजन हो गई है, या फिर IMF प्रोग्राम की दोबारा बहाली और उसकी वजह से सर्कुलर डेट और खसारा कम करने के लिए IMF के दबाव में बिजली की कीमतों में इजाफे से एक दफा फिर मईशत पर दबाव आ सकता है? और क्या IMF के प्रोग्राम को दोबारा बहाल किए बगैर
पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत पूरी हो सकती है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जे भी मिलते रहें, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम रहें और मईशत तरक्की की राह पर गामजन भी रह सके। माहिर मईशत और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हाफिज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें स्टेट बैंक की तरफ से नज़र आ रही हैं कि आने वाले दिनों में 1.5 से 2.5% तरक्की का टारगेट रहेगा। इशारे भी बेहतर हैं। आपको लग रहा है कि मईशत अब तरक्की की तरफ इस वक्त जा रही है, जो रुख है वो बेहतर है, सिम्त बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो आई है, सालाना रिपोर्ट पिछले साल की, पिछले साल तो ख़त्म हुआ जून में, ये रिपोर्ट नवंबर में आई है और तकरीबन 5 महीने बाद आई है और उसके नतीजे में जो आदाद शुमार उन्होंने दिए हैं वो पुराने हो चुके हैं। तो इसलिए ये रिपोर्ट जो है ये अप टू डेट नहीं है। दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि पिछले साल कोविड से पहले जो इकॉनमी के हालात थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे। इसके बारे में भी कुछ थोड़ा कहना चाहता हूँ, फिर इस साल के बारे में भी जिक्र करूँगा। देखिए, पिछले साल हालात पूरे तौर पर संभले नहीं थे। आपका सनती पैदावार जो है उसमें 3% कमी आ चुकी थी। दूसरी तरफ सबसे परेशान कुन बात यह थी कि फरवरी के महीने में आपके अफरात ज़र जो है वो 12.5% तक पहुंच चुका था और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 22% बढ़ चुकी थीं। तो ये कहना कि हमने संभाल लिया था, स्टेबलाइजेशन हो गया था, ये कुछ नामुनासिब सी बात है। अच्छा, मगर अब पहली लहर गुजरने के बाद जो स्टेट बैंक आगे 1.5 से 2.5% की तरक्की की बात कर रहा है, आप समझते हैं कि अंदाज़ा दुरुस्त है, यहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उसमें जो यकीनन जो बात उन्होंने की है, और चूंकि उनके पास रिपोर्ट लिखने के वक्त शायद लेटेस्ट नंबर्स नहीं थे, उन्होंने जो पिक्चर दिया है वो बिल्कुल वाज़ेह इस वक्त नहीं है। सबसे अहम 2 आदाद शुमार होते हैं इस साल के, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि हमारा जो शरह नमू है वो 1.5% से 2.5% कह रहे हैं। अब आपको हैरत होगी कि वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है कि ये तकरीबन 0.5% सिर्फ होगा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपका जो ज़री शोबा है उसमें पैदावार में बहुत कमी आ रही है। अब आप ये देखिए कि खुदा न खास्ता कपास की फसल इस साल तकरीबन 20 से 25% कम हो सकती है। पिछले साल आपके गंदम की फसल 10% कम हुई, आपके चीनी की पैदावार 7% कम हुई। तो अब पोजीशन ये है कि ज़री शोबे की वजह से सबसे प्राइमरी सेक्टर ज़री शोबे होता है, उसके नतीजे में आपका सनती शोबा आगे बढ़ता है, उसके नतीजे में बाकी जो तरक्की होती है आपके ट्रेडिंग वगैरह में। तो इस वक्त ये कहना कि आपका जो आदाद शुमार है वो बढ़ जाएगा, और ये एक तो और बात मैं जल्दी से कह दूं कि पिछले साल का आदाद शुमार जो वो कह रहे हैं कि मनफी 0.4% है, वो कम बता रहे हैं। ये कम से कम मनफी 1.5% होगा। मतलब अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि कंजम्पशन में इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री का पहिया चला है, तो आप समझते हैं उसकी वजह से तरक्की आगे हो सकती है, डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो ड्राइव करेगी? इस वक्त जो सबसे परेशान कुन बात है कि हमारी जो माशी हालात ऐसे हो चुके हैं कि इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इजाफा ही नहीं हो रहा है पैदावार में। और ये अलबत्ता एक अच्छी खबर है जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सनती पैदावार में पहले 3 महीने में 5% इजाफा हुआ है। ये रिकवरी इस तरफ नज़र आई है, मगर ये पिछले साल की पैदावार में इजाफा हुआ है कि जबकि पिछले साल पैदावार 6% गिर चुकी थी, यानी कि अभी भी पैदावार 2018 के लिहाज से कम है।
मगर जो दो फैक्टर्स हैं जो वज़ीर आज़म भी बार बार बताते हैं कि जी सीमेंट की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है उसके नताइज आना शुरू हुए हैं। टेक्सटाइल का अब कहा जा रहा है कि जी उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद में फुल कैपेसिटी पर इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। तो ये दो फैक्टर्स आप नहीं समझते कि आगे जाके इंडस्ट्री का पहिया चले, रोज़गार लोगों को मिलना शुरू हो, जिसकी वजह से ग्रोथ भी होती नजर आएगी? देखिए, बात यह है कि फैसलाबाद का तो ताल्लुक़ हमारे बरामदात से है, और स्टेट बैंक अगर पिछले कुछ महीनों के आदाद शुमार छापता तो ये बात वाज़े थी कि पहले 3 महीने में हमारे बरामदात में 11% कमी आई है। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि इतनी ऑप्टिमिज़म, और जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत पुरुम्मीद हो रहे हैं। फिगर्स जो बता रहे हैं वो ये कि एक्सपोर्ट में कमी आई है। अल्लाह के फजल से एक बड़ी अच्छी चीज़ अलबत्ता हो रही है, और उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह मियाँ से कि हमारे रेमिटेंसेस में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, 30% तकरीबन। इसकी वजह से हमारे हालात संभले हैं, मगर कौमी पैदावार मुल्क के अंदर उसमें अभी तक नुमाया इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। सीमेंट के सेल में इजाफा हुआ है 21% का, मगर एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है कि जो दूसरे कंस्ट्रक्शन इनपुट्स हैं, आप स्टील के प्लेट्स और बेल्ट जो इस तरह के आइटम होते हैं उनमें कमी आई है, आपके ग्लास के प्रोडक्ट्स में कमी आई है, आपके वुडन प्रोडक्ट्स में कमी आई है। घरों में तो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, तो हो सकता है कि सीमेंट में इसलिए भी इजाफा हुआ है कि स्टॉकिंग हो रही है, इसलिए कि बीच में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक गया था। एक और चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि हाउसिंग के जो लोन्स हैं सितंबर के महीने तक उनमें बिल्कुल ना होने के बराबर इजाफा है। तो हाउसिंग फाइनेंस जब गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया, 5% इंटरेस्ट रेट को ले आए हैं, उसके बावजूद लोग इस वक्त हाउसिंग फाइनेंस की तरफ ज़्यादा नहीं गए हैं, और उसकी वजह समझ में आती है। हालात ख़राब हैं इस वक्त, लोगों को तो अपने रोज़गार और रोज़ाने के ख़र्चे का सोचना है, मिडिल क्लास भी परेशान है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। हाउसिंग जो है वो जब बिज़नेस साइकिल जिसे कहते हैं, जब गिरावट आती है तो हाउसिंग सेक्टर उस वक्त नहीं उभरता है। हाउसिंग सेक्टर उस वक्त उभरता है जब इकॉनमी में तेज़ रफ्तारी मौजूद हो। उससे रफ्तारी पैदा नहीं होती, वो उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इजाफा इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो होगा। मतलब एक और मसला है, वो IMF का प्रोग्राम है, वो कोरोना की वजह से सस्पेंडेड है। अब दूसरी लहर कोरोना की आ गई है। एक कैच-22 सिचुएशन इस वक्त नज़र आती है। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाता है तो सेक्युलर डेट इतना ज़्यादा है कि खसारे कम करने के लिए IMF दबाव डालेगा कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो बढ़ेंगी, एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा जिससे और ज़्यादा मईशत भी दबाव में आ सकती है। मगर दूसरी तरफ अगर IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहता है तो एक्सटर्नल प्रेशर्स पैदा हो सकते हैं। आपको लग रहा है करंट अकाउंट जो सरप्लस है उसकी वजह से पाकिस्तान इस सस्पेंशन को प्रोलॉन्ग कर सकता है और थोड़े लंबे अरसे तक कंस्ट्रक्शन पैकेज भी, इंडस्ट्री को भी इंसेंटिवाइज कर सकता है IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर? देखिए, बात यह है कि हम मुसलसल करंट अकाउंट सरप्लस की बात करते रहे हैं। यकीनन सरप्लस हुआ अल्लाह के फजल से $750 मिलियन के लगभग, मगर हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ पहले 3 महीने में, मगर साथ साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उन्हीं 3 महीनों में गिर गए। तो लोग ये शायद ये नहीं देखते कि तवाज़ुन अदायगी में 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट है करंट अकाउंट जो सरप्लस में गया अल्लाह के फजल से, और अलबत्ता पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद में ऐसा हुआ कि दूसरा अकाउंट जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट कहते हैं वो खसारे में चले गया। तो जो सरप्लस आया था वो इस्तेमाल हो गया। और क्यों आपका फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट में गया, उसके 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि आपका कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कम हुआ, अगरचे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, मगर इक्विटी का पैसा मुल्क से बाहर चले गया।
दूसरी तरफ इसकी वजह यह है कि आपको सऊदी अरेबिया को $1 बिलियन वापस करना पड़ा। तीसरी वजह यह है कि बाहर से कर्ज़ों की रफ्तार कुछ कम हो गई है, और उसकी वजह यह है कि जब IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो जो आपके लेंडर हैं, जो आपको पैसा देते हैं, कमर्शियल बैंक हो या आप बॉन्ड को फ्लोट करें, उसमें मुश्किलात बढ़ जाते हैं। लोग घबराते हैं कुछ पैसे देते हुए ऐसे मुल्क को जिसके बारे में ये ख्याल हो कि उसके रिज़र्व्स जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं। अल्लाह के फजल से इस वक्त 3 महीने के हैं, मगर उसके पीछे बहुत से स्वैप फंड्स और बहुत से डिपॉजिट्स आपने रिज़र्व्स को आर्टिफिशियली बढ़ाए रखे हैं। मतलब अब हुकूमत सर्कुलर डेट को तो अपने दावों के बावजूद कम नहीं कर पाई है, और अब आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर के हालात ऐसे हैं कि जो भी सर्कुलर डेट को कम करने के लिए शराइत IMF लगाता है, हुकूमत उनको माने और IMF के प्रोग्राम में दोबारा चली जाए। देखिए, बात यह है कि आपको इस साल कर्ज़ों की अदाई में $12 अरब देने हैं। दूसरी तरफ करंट अकाउंट इस वक्त सरप्लस में है, मगर आने वाले महीनों में चूंकि आपको बेशुमार ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करने हैं जो पहले आपने नहीं की। आपको 50 लाख बेल के लगभग कपास इंपोर्ट करना है, 25 लाख टन गंदम इंपोर्ट करना है, 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करना है। इसकी वजह से इंपोर्ट में इजाफा होगा। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में 10% इजाफा हो चुका है। तो इस वक्त अल्लाह के फजल से हालात अच्छे हैं करंट अकाउंट के, मगर वो कुछ हद तक ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त आपके पास जो प्रेशर है कि आपको 15 से 16 अरब सालाना बाहर से पैसा आना ही आना है, वरना आपके रिज़र्व्स तेज़ी से कम हो जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पैसा आप IMF प्रोग्राम से हटकर बाहर से हासिल कर लेंगे? ये बहुत, मैं समझता हूँ, सबसे अहम सवाल है। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो ये कर लेंगे तो फिर IMF से दूर रहें, और यकीनन आप इस वक्त बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। इससे बहुत नुकसान होगा, आपकी अफरात-ए-ज़र और बढ़ जाएगी और पैदावार में बहुत सख्त कमी आ सकती है। IMF को समझाना पड़ेगा, IMF से बात करें, और इंशाल्लाह जब बात होगी तो हो सकता है कि बीच का रास्ता निकल आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि उसने IMF के प्रोग्राम में दोबारा उसको बहाल करना है, नहीं करना है। आज कल वज़ीर आज़म इमरान खान ये गलती भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो पहली दफ़ा IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान गया वो ताख़ीर से गया, वो हुकूमत की गलती थी। वो वक्त था जब जितने भी माशी तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे थे कि हुकूमत फौरी फैसला करे। गैर यकीनी की सूरत हाल मईशत में हो रही है, रुपया बुरी तरह गिर रहा है, मगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रही थी। अब वज़ीर आज़म ये गलती तस्लीम कर रहे हैं। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उससे डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था। मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जब कि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ, और वो हमारा शुरू का दौर था। मतलब खुद मान रहे हैं कि उससे हमें बहुत नुकसान हुआ, मगर इस ताख़ीर से क्या नुकसान हुआ? खुद स्टेट बैंक की साल 2018 और 19 की मुआशी कारकर्दगी की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे और कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से पैसे लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले में ताख़ीर से गैर यकीनी की सूरत हाल रही। गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में $6.4 अरब से गिरे, उनमें 2019 में $2.5 अरब की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से $6 अरब का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट खुद कह रही है। मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल रही, उस ज़माने में रुपया बुरी तरीके से गिरता रहा, मुआशी गैर यकीनी रही, और फिर हुकूमत ने फैसला किया वज़ीर आज़म गलती मान रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
कराची की अदालत ने कैप्टन सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की तौहीन और कत्ल की धमकियों की FIR खारिज कर दी है, क्योंकि अदालती फैसले के मुताबिक ना मुद्दई पुलिस की तफ्तीश में शामिल हुआ, ना ही कोई गवाह पेश हुआ, शवाहिद भी नहीं मिले। आज जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक ऐसे केसेस में जहां बादियों नज़र में तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं और मजीद शवाहिद आने की उम्मीद ना हो, इस सूरत हाल में मजीद तफ्तीश कोई मस्बत नताइज सामने नहीं ला सकती, बल्कि इससे अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होता है। फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने 3 मरतबा कोरियर के जरिए मुद्दई को गवाहान के साथ अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया, लेकिन मुद्दई ना तो खुद अपना बयान रिकॉर्ड करवाने पुलिस स्टेशन आया, ना ही किसी गवाह को पेश करने में कामयाब हो सका। अदालती फैसले के मुताबिक कॉल रिकॉर्ड डेटा से मालूम होता है कि मुद्दई वाक़े के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। तफ्तीश में शामिल कारी शमसुद्दीन, जिन्होंने मज़ार कायद पर फातिहा पढ़ाई थी, उन्होंने मुद्दई को वाक़े के वक्त मज़ार पर नहीं देखा, जबकि मज़ार कायद मैनेजमेंट कमेटी के रुकन ने भी मुद्दई को जाए वक़ुआ पर नहीं देखा था। इस सबसे मालूम होता है कि ना तो मुद्दई जाए वक़ुआ पर मौजूद था और ना ही FIR में शामिल दीगर गवाहान, जबकि FIR में शामिल कत्ल की धमकी की शिक भी लागू नहीं होती। तहकीकात में मुद्दई के बयान की तायीद में कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, इसलिए केस में नामजद मुल्जिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का जवाब नहीं बनता। अदालत ने पुलिस की FIR को B क्लास करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए FIR ही मनसूख कर दी। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि यह मामला किसी की जात का नहीं, मज़ार कायद की हुर्मत का है। ये वो FIR है जिसे दर्ज कराने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोशिशें की थी, पुलिस पर दबाव डाला, धमकियां तक दी थी। IG साहब याद रखें, वफाक के नुमाइंदे हैं आप, वफाक के नुमाइंदे आप भी और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको वार्न कर रहा हूँ। IG साहब आपको भी ये सुबह होने से पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए, वरना मैं कैबिनेट में जाके अगली कैबिनेट मीटिंग को मैं उठाऊंगा आपको OSD बनाने की। एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम इसको शामिल करेंगे कि पुलिस ने कैसे जाने दिया, पुलिस ने क्यों नहीं रोका। अब हम FIR कटा रहे, हमारा हक है। मेरी अब अर्ज सुन ले। फरमाइए। मेरी अर्ज ये है, मैं आपकी बात सुन के यहाँ आया हूँ अपनी ड्यूटी छोड़ के। ड्यूटी ये पकड़े इसको, जाके सफदर को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करें। फिर जब FIR दर्ज हो गई तो फिर पुलिस के किरदार को सराहा भी गया। मैं सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने FIR भी काटी और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको अरेस्ट भी किया। पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इनको छोड़ दिया जाए, FIR ना काटी जाए, कुछ भी हो जाए। पुलिस पे बहुत प्रेशर था सिंध गवर्नमेंट का, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने कल कोई अच्छा काम किया है तो हम सलाम भी पेश करते हैं। और अब फिर पुलिस पर तनकीद की जा रही है, मगर बात यहाँ रुकी नहीं थी। FIR की भरपूर ओनरशिप ली गई। सूबाई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने तस्लीम किया कि FIR का मुद्दई उनका भांजा है। घंटे की मुसलसल गालिश के बाद इस वक्त सुबह के 5:38 हो रहे हैं। गुज़िश्ता शाम से हम यहाँ मौजूद हैं और ये FIR नहीं कट पा रही थी, और इस वक्त ये FIR नंबर 591/2020 हम सिंध पुलिस से कहते हैं कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया जाए, फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो FIR मेरे भांजे वकास अहमद खान ने कटवाई है। और फिर अदालती फैसले के मुताबिक मुद्दई पेश ही नहीं हुआ। यह सारा का सारा मामला था जिसके बाद इदारे आमने सामने आ गए थे। वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने आ गई थी। IG सिंध को अगवा करने की बात सामने आई, पुलिस ने काम करने से इनकार कर दिया। सूबे में एक बहरानी कैफियत पैदा हुई और बाद में आर्मी चीफ की हिदायत पर इंक्वायरी हुई, और जब इंक्वायरी सामने आई तो पता चला कि IG सिंध पर दबाव डाला गया था, मगर नून लीग ने इस इंक्वायरी को मानने से इनकार किया, नाम जाहिर करने का मुतालबा किया, मजीद कार्रवाई की बात की गई। वो FIR जो इस सारे वाक़े की बुनियाद बनी, आज अदालत ने उसे मनसूख कर दिया और मुद्दई के इल्ज़ामात को सही तस्लीम नहीं किया गया। मुद्दई पेश नहीं हुआ पुलिस के सामने बार बार बुलाने के बावजूद। बहरहाल दूसरी तरफ से हुकूमत भी इस पूरे मामले पर अपनी इंक्वायरी कर रही है। रवा हफ्ते ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करनी है। देखना होगा कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में सारे वाक़े से मुताल्लिक क्या फाइंडिंग्स दी जाती हैं, कितनी तफसीलात सामने आती हैं या सामने लाई जाती हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक जब भी कोई खबर सामने आती है तो वो हौसला अफजा कम, मायूस कुन ज्यादा होती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर कराची अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इस हवाले से समातें होती रहीं और उम्मीद की गई कि कराची सर्कुलर रेलवे कराची के तमाम ना सही मगर कुछ शहरियों के दुख का मदावा जरूर करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे का कल इफ्तिताह होने जा रहा है, मगर खुद रेलवे हुक्काम कशमकश में नजर आ रहे हैं। पहले 16 नवंबर की तारीख दी गई, फिर कहा गया कि 19 नवंबर को इस रेलवे रूट का इफ्तिताह होगा, जिसके लिए शेड्यूल भी जारी किया गया। और अब एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है, यानी पहले दिन तब्दील किया गया और अब रूट ही तब्दील कर दिया गया है।
रेलवे हुक्काम ने इंतजाम ना होने की वजह से रेलवे का रूट ही तब्दील कर दिया है, क्योंकि कराची सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रैक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक अब पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन तक सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन की तरफ ट्रेन नहीं जाएगी, क्योंकि औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रैक पर लेवल क्रॉसिंग बड़ा मसला है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज ने पूरी सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश की है। क्या है आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का हुक्म क्या दिया? सिंध हुकूमत और रेलवे हुकाम की दौरें ही लग गईं। 6 माह की जद्दोजहद के बाद कराची सर्कुलर रेलवे बहाल तो हो रही है, मगर अधूरी। रेलवे हुकाम कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को फिलहाल पिपरी यार्ड से कराची सिटी तक 13 स्टेशनों के दरमियान ही चलाया जा रहा है। बाकी 8 स्टेशनों के दरमियान कहीं तजावजात हैं तो कहीं अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिज बनना ज़रूरी है। ट्रेन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय करेगी। किराया मुकर्रर किया गया है 50 रुपये फी कस। कराची सिटी और पिपरी यार्ड के दरमियान चलने वाली चारों ट्रेनों के साथ 2-2 इंजन लगाए जाएंगे। चूंकि इस रूट पर इंजन मोड़ने का कोई इंतजाम नहीं, इसलिए एक इंजन इसे खींचकर ले जाएगा तो दूसरा इसे खींचकर वापस लाएगा। इस तरह एक वक्त में एक इंजन फालतू ही साथ चलता रहेगा। रेलवे हुकाम कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे हसारे का सौदा है, इसके ऑपरेशनल अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में रेलवे हुकाम और सिंध के चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की अदम फ़ाली पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। मामला जो भी है, नुकसान कराची के शहरियों का हो रहा है। अब तक पंजाब को 3 मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स मिले, अब वहां ऑरेंज लाइन ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। पेशावर को भी मेट्रो बस प्रोजेक्ट मिला, लेकिन कराची के हिस्से में कुछ नहीं आया। जहां वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स इल्तवा का शिकार हैं, तो वहीं सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर इस मामले पर कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है। जबकि ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट में कराची को सियासी यतीम कहा गया है। 3 नवंबर को ब्लूमबर्ग में कराची के ट्रांसपोर्ट से मुतालिक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें एक तहकीक का हवाला दिया गया और उस तहकीक के मुताबिक कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बदतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। और जब इस तहकीक का जायजा लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से कराची का नंबर 100 शहरों के मुकाबले में 97 नंबर पर था, यानी बदतरीन सतह पर था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दहाइयों पुरानी बसेस पर कराची की 42% आबादी इन्हिसार करती है। सड़कें टूटी हुई हैं, सिग्नल का इंतजाम ऑटोमेटेड नहीं है और ये शहर पाकिस्तान की आमदनी का आधा कमाता है, यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के हवाले से बदतरीन बहरान का शिकार है। सिंध हुकूमत जिसने कराची में 10 साल बाद 2018 में सिर्फ 10 बसें चलाईं, वो भी 1 साल के अंदर बंद हो गई। वादे करती रही है सिंध हुकूमत, पूरा कुछ नहीं किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।